तो कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने मार्केट क्लास 11 इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने दो मार्केट यानी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को कवर किया था। अब आज की वीडियो में हम आगे का पार्ट यानी कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, हिंदी में बोलते हैं एकाधिकारात्मक बाजार। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स होते हैं जो होमोजीनियस गुड्स का प्रयोग वो करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं। लेकिन वो जो मार्केट है वो एक इमेजिनरी मार्केट है, वो रियल मार्केट नहीं है। और हमने जो दूसरी मार्केट पढ़ी थी मोनोपोली, मोनोपोली में ऐसी मार्केट है जिसमें एक सिंगल सेलर है और बहुत सारे खरीदने वाले हैं, लेकिन उसमें भी होमोजीनियस गुड्स है यानी समरूप वस्तु हैं। अब तीसरी आ जाती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो इसमें भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं और सेलर्स के साथ साथ बहुत सारे क्या होते हैं, बायर्स। बहुत सारे बायर्स होते हैं जो कि डिफरेंट गुड्स का सेल एंड परचेज करते हैं। डिफरेंट गुड्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, विभिन्न वस्तुएं। अब ये जो डिफरेंट गुड्स हैं, तो ये डिफरेंट गुड्स का सेल एंड परचेज कर रहे हैं। अब जो आप कहोगे कि पिछली वीडियो में जो परफेक्ट कंपटीशन बताया था यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बताया था, वो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स थे, बहुत सारे बायर्स थे। तो आप कहोगे इसमें भी बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था उसमें होमोजीनियस गुड्स का सेल एंड परचेज हो रहा था। यानी अगर आपको वहाँ पर एक तरह का जो पेन मिलेगा तो आपको उसी तरह का पेन मिलेगा। डिफरेंट गुड्स उसमें नहीं मिलेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। बट आपको यहाँ पर आपको एक सेलो कंपनी का भी पेन मिल सकता है, कंपनी ए। आपको दूसरी कंपनी का भी मिल सकता है, कंपनी बी। आपको तीसरी कंपनी का भी मिल सकता है या फिर टाइप का, है ना। अब आप कहोगे कि ऐसी मार्केट तो हमारी रियल लाइफ में देखने को मिलती है, ऐसा तो हम देखते हैं। तो ये हमारा रियल लाइफ की मार्केट है। और जैसे आपने रियल लाइफ में देखा होगा, रियल लाइफ मार्केट में कोई भी आ सकता है, कोई भी सेलर आ सकता है और कोई भी सेलर जा सकता है। यानी एंट्री और एग्जिट दोनों कैसी होती है, फ्री। कोई भी आ सकता है, जा सकता है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे गुड्स हैं तो इसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, यानी कि विभिन्न वस्तुएं हो सकती हैं, यानी वस्तुओं का विभेद हो सकता है। वस्तु विभेद को इंग्लिश में बोल देते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, ठीक। और जैसा कि आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि इस मार्केट में प्राइस जो डिटरमिन करता है वो खुद सेलर करता है ना। प्राइस डिटरमिन बाय सेलर। और इस बाज़ार में जो सेलर है वो अपनी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी करता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, यानी विज्ञापन लागत लगाता है। इसको हम सेलिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो वो होती है जो प्रोडक्ट को बनाने के काम आती है, जबकि सेलिंग कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए लगाई जाती है। विक्रय लागत भी बोलते हैं इसको, है ना। अब एक खास बात ध्यान से सुनना, आपको क्या लगता है ऐसी मार्केट में डिमांड कैसी होती होगी, लेस इलास्टिक की मोर इलास्टिक। अब आप कहोगे हमें तो यही भूल गए हम कि डिमांड इलास्टिक और लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक क्या होता है। देखो, हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब कीमतों में चेंज की वजह से, प्राइस में उतार चढ़ाव की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज ना आए, डिमांड में लेस चेंज हो तो उसे बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड, है ना। और जब प्राइस में उतार चढ़ाव या बढ़े घट से डिमांड में ज़्यादा चेंज आए तो उसे बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन्स, उनके प्राइस में चेंज आने से भी उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता। या आपने देखा होगा पेट्रोल, उसके प्राइस में चेंज आने से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता। या आपने देखा होगा जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, जो वैसी वस्तु होती हैं जो चाहिए, उनके प्राइस में चेंज आने से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता, तो उनकी डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है। इसी तरह जो चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉन नेसेसरी गुड्स बोल दो आप, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या अलग तरह की वस्तुएं, उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, क्योंकि कीमतों में परिवर्तन से ज़्यादा चेंज आ जाता है मांग में। अगर कीमत ज़रा सी बढ़ गई तो डिमांड एकदम घट जाएगी। डिमांड को हम क्यू से डिनोट करते हैं ना, तो मैं यहाँ डी दिखा रहा हूँ, केवल डी से। अब हमें समझ आ गया कि इसमें जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, मोर इलास्टिक होती है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे सेलर हैं। अगर सेलर अपना प्राइस बढ़ाएगा तो कंज्यूमर किसी और से ले लेगा जाके अपना जो सामान है, ठीक है।
जैसे अगर सिंगल सेलर, ये वाला सेलर है, ये प्राइस बढ़ा देता है, तो जो कंज्यूमर है वो इससे ले लेगा, यानी इसकी डिमांड तो एकदम से जो है डिमांड घट जाएगी ना। तो डिमांड इसमें कैसी होती है, मोर इलास्टिक होती है, ठीक। जबकि हमने पढ़ा था पिछले वाले मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में कैसी थी डिमांड, जहाँ पे सिंगल सेलर था उसमें प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कम चेंज आता था, तो वहाँ पे क्या था, कैसी थी डिमांड, लेस इलास्टिक थी। अब आपको एक चीज़ और समझ आ गई होगी कि अगर डिमांड मोर इलास्टिक है तो डिमांड कर्व का कैसा होता है, डिमांड कर्व लेटा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लैट या फ्लैटर बोल दो, तो डिमांड कर्व। अब आपको ये भी पता होगा कि जो डिमांड कर्व होता है वही प्राइस कर्व होता है ना, क्योंकि डिमांड कर्व क्या दिखाता है, डिमांड कर्व दिखाता है कितने प्राइस पर कितने डिमांड हो रही है, और वही हमारा प्राइस कर्व भी दिखाता है। और हमें पता है प्राइस का मतलब ही होता है एवरेज रेवेन्यू। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो आपने एक पेन खरीदा, उस पेन की कीमत थी 10 रुपये, ठीक है। तो उस पेन की कीमत 10 रुपये थी, और जो बेचने वाला था उसे कितने मिले एक पेन को बेच के, 10 रुपये। अगर वो 100 पेन बेचेगा और 100 रुपये मिलेंगे, 10 पेन बेचेगा और 100 रुपये मिलेंगे, तो एक पेन के उसे 10 रुपये मिल रहे हैं ना, तो उसका एवरेज रेवेन्यू प्रति वस्तु जो रेवेन्यू है वो कितना है, वो भी 10 है। यानी प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक ही बात है, और हमें पता है प्राइस और डिमांड कर्व एक ही बात है। तो हमें यहाँ समझने को मिला कि डिमांड कर्व जो होता है वो मोर इलास्टिक है, लेटा हुआ है। एवरेज रेवेन्यू कर्व, जिसे हम प्राइस कर्व भी बोलते हैं, यानी वो भी लेटा हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए इसके समरी देख लेते हैं। जो हमारा ये जो बाज़ार है, पहला पॉइंट देखते हैं कि इसमें मैनी सेलर्स और मैनी बायर्स होते हैं, यानी अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं हिंदी में देखें तो। दूसरा पॉइंट है कि इसमें विभिन्न वस्तुएं, डिफरेंट गुड्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट हम इसमें देखें कि इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, यानी प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता होती है, कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो प्राइस डिटरमिनेंट जो होता है वो सेलर खुद करता है, तो कीमत का निर्धारण स्वयं विक्रेता द्वारा होता है, और इसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है, यानी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, वस्तु विभेद हो सकता है कि वस्तुएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें डिमांड कर्व जो होता है मोर इलास्टिक होता है, और जिस वजह से AR कर्व भी मोर इलास्टिक होता है। एक और पॉइंट है कि इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से जो जो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं सेलर, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को हम सेलिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट से अलग होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट तो वस्तु बनाने के लिए होती है ना, हिंदी में बोलेंगे इसे विज्ञापन लागत। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा ओलिगोपोली मार्केट, हिंदी में इसे बोलते हैं अल्पाधिकार बाजार, तो जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।